कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दक्षिण से बीजेपी का एग्जिट हो गया है। ये तो जीत के मायने आप समझ गए अभी तक कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में मिली जीत किस तरह से संजीवनी का काम करने वाली है। लेकिन अब सवाल ये है, बीजेपी का क्या होगा? क्या बीजेपी को 2024 के चुनाव से पहले एक बड़े झटके के तौर पर इन नतीजों को लेना चाहिए? क्योंकि दक्षिण में इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री था और दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी थी। लेकिन आज के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। आखिर बीजेपी ने वो कौन सी गलती कर दी जिससे उसके हाथ में दक्षिण का ये राज्य उसके हाथ से निकल गया? ये उलटफेर समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, यानी थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की चुनावी हार की वैसे तो कई वजह है। इसमें कई फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें ठीक से नहीं उठाना कर्नाटक में बीजेपी के लिए नुकसान की वजह बन गया। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद, वो आपको याद होगा। टीपू सुल्तान का मुद्दा उछालना और बजरंग दल का बचाव करना, ये सारे मुद्दे उत्तर भारत में शायद बीजेपी के पक्ष में जाते, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में इन मुद्दों से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। वैसे कर्नाटक में चुनाव से एक वर्ष पहले कुछ शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर बैन लगा दिया गया था। बहुत बवाल हुआ था देश में। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में इस कदम का काफी विरोध हुआ और जोरदार प्रदर्शन भी हुए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो बीजेपी ने हिजाब और हलाला जैसे मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाया, जबकि विवाद के वक्त कई हिंदूवादी संगठनों ने हिजाब का विरोध किया था। यानी इस मुद्दे पर बीजेपी मौन सी नजर आई। हिजाब, अजान और हलाला जैसे मुद्दे कर्नाटक बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए ध्रुवीकरण वाले विषय थे जो पीछे छूट गए। जिन मुद्दों को उठाकर बीजेपी हमेशा फायदे में रहती है, कर्नाटक में उन मुद्दों से बीजेपी ने दूरी बनाई। प्रचार के दौरान पार्टी ने कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं किया और कुल मिलाकर बीजेपी इन सब से हटकर अलग लाइन पर चली, जिसका नतीजा सबके सामने है। जो कर्नाटक की जनता की जो निर्णय है, हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं। और ये जो डिबेकल है वो पार्टी, मैं खुद उसका जिम्मेदारी लेता हूँ। और आगे दिनों में इसका मल्टीपर्पज़ कारण है, सब कारण ढूंढ के सही करके हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, फिर से संगठित करके पार्लियामेंट इलेक्शन में हम एनालिसिस करेंगे। मल्टी फैक्टर है, एक ही नहीं है। मोदी जी भी आके वो तो भरपूर कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत थी तैयारी का, वो कांग्रेस हमसे पहले किया था, वो एक बहुत बड़ा वजह है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि टीपू सुल्तान का मुद्दा उसके वोट को बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलीन कुमार ने यह कहकर विवाद उस वक्त और खड़ा कर दिया था कि कोप्पल जिले में यलबुर्गा में जो लोग भगवान राम और हनुमान के भजन गाते हैं, उन्हें भारत में रहना चाहिए और टीपू सुल्तान को प्यार करने वालों को भारत में नहीं रहना चाहिए। बीजेपी ने दावा किया कि टीपू सुल्तान की हत्या ब्रिटिश और मराठा सेनाओं ने नहीं, बल्कि 2 वोक्कालिगा नेताओं ने की थी। इस दावे को लेकर इतिहासकारों ने भी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चुनाव के समय कई बीजेपी नेताओं ने इस दावे को सही बताया। यह मुद्दा भी बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं जुटा पाया। 13 फरवरी को कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें CN अश्वत्थ नारायण ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी और बीजेपी नेता ने कहा कि सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान की तरह खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी को उम्मीद थी कि टीपू सुल्तान का मुद्दा वोट दिलवा देगा, लेकिन यह दांव बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। बीजेपी ये सोच रही थी कि जो मंच वो तैयार कर रही थी, हो सकता है उस मंच पर आकर तमाम सियासी दल भी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन शायद ऐसा हो ना पाया और बीजेपी यहीं फंस गई। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का नाम आते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बजरंग बली का जिक्र कर दिया था। बजरंग दल पर बैन वाले मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग भी हुई। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन की बात को हिंदू आस्था से जोड़ दिया था।
बीजेपी ने इशारों इशारों में बजरंग दल का खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात से सबको ये लगा इससे कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन इस बात को कर्नाटक की जनता ने सिरे से नकार दिया और इसका प्रमाण नतीजे हैं। हालांकि हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है। बीजेपी को चुनावी रणनीति कर्नाटक में कामयाबी नहीं दिलवा पाई। इसकी एक वजह यह भी है कि जिन मुद्दों को उत्तर भारत में जीत का ब्रह्मास्त्र बीजेपी मानती थी, वो मुद्दे दक्षिण भारत में फेल हो गए। इसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं था, बस इसी का फायदा कांग्रेस को मिल गया। बीजेपी के लिए यह चुनावी हार सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है और इस बात को मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके मायने अब विपक्षी मिलकर 2024 से तलाशना शुरू कर देंगे और उसे जोड़कर देखेंगे, क्योंकि अब विपक्ष के पास शायद एक ऐसा मौका मिल चुका है जहां पे वो एक ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं जहां तमाम विपक्षी चेहरे एक साथ आकर बैठे। और कांग्रेस के दावे को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटका में जीत हासिल करके अपने बुलंदी का एक प्रमाण दे दिया है कि हम आपसे वापस दो हाथ करने को तैयार हैं। लेकिन दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटका ही इकलौता राज्य था जहां बीजेपी की सरकार थी और अब कर्नाटका में हार के साथ ही दक्षिण भारत से बीजेपी का एग्जिट हो चुका है। इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति के लिए भी सेटबैक है, एक स्ट्रैटेजी के लिए सेटबैक है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिलाकर कुल 130 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का करीब 25% है। इस आंकड़ों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि 2024 से पहले जो बीजेपी की रणनीति थी, उस रणनीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी इन 132 लोकसभा सीटों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अब रही बात कर्नाटका की, इनमें से सिर्फ 29 लोकसभा सीटें ही बीजेपी के पास है। 132 सीटें इस पूरे क्षेत्र में आती है और इसमें 29 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है और 25 सीटें कर्नाटका से हैं और 4 सीटें तेलंगाना में बीजेपी को मिली थी। उसी कर्नाटका में जिसके आज नतीजे हैं, जिसमें बीजेपी को हार मिली है। हालांकि ये विधानसभा चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने चेहरे के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सामने रखा था। अब ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं 25 सीट, ये कर्नाटका में बीजेपी ने हासिल की थी। इसलिए 132 सीटें दक्षिण की, इनमें से 29 सीटें सफलता बीजेपी को मिली थी और ये 29 सीटों में 25 सीट कर्नाटका से, जबकि तेलंगाना से 4 सीट थी। अब ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2024 से पहले कर्नाटका में मिली हार बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं, जो रणनीति तैयार करते हैं, उनको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन आज जैसे ही जीत मिली, और लोकतंत्र की खूबसूरती शायद इन्हीं बातों में नजर भी आती है, क्योंकि जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस को जीत मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस को इस मिली जीत को लेकर बधाई दी। वैसे दक्षिण के बाकी राज्यों में पार्टी को सीट नहीं मिली थी, ये तो आंकड़ा आपने देख लिया, इसलिए कर्नाटका बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है और बीजेपी कर्नाटक को दक्षिण में घुसने का दरवाजा बनाना चाहती थी। लेकिन कर्नाटका की हार ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब कर्नाटक के चुनाव परिणाम का असर दक्षिण भारत के बाकी राज्यों पर भी पड़ने की संभावना है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की इस हार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत बाकी राज्यों में उसको बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने तय हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक के साथ ही बाकी गैर बीजेपी राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी अगर बीजेपी की सीटें घटती है तो उन सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को नए राज्य तलाशने होंगे और बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों को इसी का विकल्प मानकर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में कर्नाटक में मिली हार बीजेपी के लिए बड़ी भारी पड़ सकती है और इस जीत के जश्न को जो आप देख रहे हैं वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जश्न है और उनका हक भी बनता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इस कर्नाटका चुनाव में जीत हासिल की है, वोटरों का प्यार और समर्थन मिला है। लेकिन बीजेपी को मिली हार ने कई चुनौतियों को बीजेपी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से अगर सबसे ज्यादा कोई पार्टी प्रभावित हुई है तो वो है कांग्रेस या बीजेपी नहीं, बल्कि कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस। अब आप सोचेंगे कि जेडीएस कैसे प्रभावित हुई। दरअसल ये समझिए कि ये क्षेत्रीय पार्टी 2 बार सत्ता में रह चुकी है कर्नाटक में।
कांग्रेस और बीजेपी की तुलना में छोटी पार्टी होने के बावजूद इसने 2 दशकों से कर्नाटक की सियासी दिशा को भी तय किया है, इसलिए उसे कर्नाटक का किंग मेकर भी कहा जाता है। सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर आने के बावजूद जेडीएस पहले भी 3 बार सरकार बना चुकी है और इसमें 2 बार उसका ही मुख्यमंत्री रहा है। वर्ष 2004 में जेडीएस ने कुल 58 सीटें जीती थी, जबकि 79 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वहीं कांग्रेस को 56 सीटें मिली थी। उस वक्त कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर, कांग्रेस को 65 सीटें मिली थी और उस वक्त कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि 2 वर्ष के अंदर ही एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर वो मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार फिर जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और मौके का फायदा उठाते हुए एचडी कुमारस्वामी दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और वर्ष 2019 में कांग्रेस के 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की यह सरकार गिर गई। हालांकि इस बार बतौर किंग मेकर जेडीएस की भूमिका का अंत होता दिख रहा है, क्योंकि इस बार उसकी सीटें तो घटी है, उसका वोट प्रतिशत भी कम हो गया है। जेडीएस को इस बार सिर्फ 19 सीटें मिली है और वर्ष 2018 की तुलना में उसे 18 सीटों का नुकसान हुआ है। इसी तरह उसका वोट शेयर भी 18.36% से घटकर 13.3% रह गया है। जेडीएस एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसका ज्यादातर प्रभाव दक्षिण कर्नाटक के आसपास ही सीमित है। ओल्ड मैसूर और आसपास के इस इलाके में कुल 64 विधानसभा सीटें आती है, जिन पर वोक्कालिगा समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। देवगौड़ा भी वोक्कालिगा समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं और इसी समुदाय को उनकी ताकत का आधार माना गया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जेडीएस के सबसे मजबूत गढ़ में ही सेंध लगा दी है। ओल्ड मैसूर की कुल 55 सीटों में से 34 पर इस बार कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया, जबकि जेडीएस को सिर्फ 14 सीटें ही मिल पाई। पिछली बार जेडीएस ने यहां 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी इस बार उसे इस क्षेत्र में 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कांग्रेस ने जेडीएस के वोट बैंक में सेंधमारी की है, बल्कि उसे सिर से किंग मेकर का ताज भी जो लेकर चलती थी उसे भी हटा दिया है, क्योंकि इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और कांग्रेस को अब किसी भी अन्य पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। यही नहीं, अगर जेडीएस बीजेपी के साथ भी चली जाती है तो भी वो सरकार नहीं बना सकती है। यानी अब प्रदेश की सियासत में जेडीएस के पास कोई खास किरदार नहीं बचा है। वैसे यहां एक बात आपको और ध्यान देना चाहिए, जेडीएस का पतन इन नतीजों में नजर आता है। कांग्रेस इन नतीजों में एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिखती है। बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान होता है, लेकिन जिस वोट शेयर को हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, उस वोट शेयर में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था, जेडीएस का घटा और बीजेपी में जो वोट शेयर गिरता हुआ दिखा था वो 1% से भी कम का था, 0.32। ये वोट शेयर बताता है कि बीजेपी के जो वोटर थे वो लगभग बीजेपी के साथ थे और वोट शेयर को देखकर ऐसा लगता भी है कि बीजेपी को अपने वोटरों से कहीं भी दूरी उनकी नजर नहीं आई नतीजों में। लेकिन ये वोट शेयर बढ़ा कांग्रेस का और वोटर दूर हुए जेडीएस के। इसका सीधा सा असर और सीधी सी बात ये होती है कि 2024 में कांग्रेस इसी वोट वर्ग पर फिर से सेंधमारी करने की कोशिश करेगी, जो कि बीजेपी के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर उस वोट को कैसे काटा जा सके और उसे कटने से कांग्रेस के खाते में जाने से रोका जा सके। जी न्यूज़।